Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, class 12. We are in chapter number 4, problem of excess and deficient demand. This is a sub-chapter of employment determination in an economy. In previous video, we discussed over deficient demand and deflationary gap. We also know that what is deflationary gap or deficient demand. In this video, we are going to discuss the problem of excess demand और inflationary gap, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति भी कहते हैं. एक्सेस डिमांड यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड जो इफेक्टिव डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से जब ज़्यादा होगा तो एक्सेस डिमांड कहलाएगा. और उस स्थिति में चूंकि सप्लाई नहीं रहता है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और इसलिए इन्फ्लेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है. एक्सेस डिमांड को हम लोग एडी उस स्थिति को भी बता सकते हैं एक्सेस डिमांड में जिसमें एग्रीगेट डिमांड क्रॉसेस इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. हमने एक बार पहले भी बताया था कि एक्सेस डिमांड कब होगा. एक्सेस डिमांड के लिए मान लीजिए कि ये एएस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस और ये एग्रीगेट डिमांड है एडी. लेकिन ये क्लासिकल एडी नहीं हो करके हम लोग मानते हैं कि अगर इसमें और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर ले तो ये क्लासिकल एडी है जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के लेवल को जब हम बढ़ाएंगे ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाई 0, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाई है. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय गवर्नमेंट टू परचेज द इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर, दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर make a multiplier effect and due to this expenditure full employment level तो आ जाते हैं. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वहां पर फिर जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सपोज 100 रुपीज की एक्सपेंडिचर, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट से ये 500 रुपीज का, अगर मल्टीप्लायर का हम मान लें कि वैल्यू के इक्वल टू 5 है तो ये 500 रुपये का इनकम जनरेट कर देगा और जिसके कारण फिर आपका एडी जो है वो ADF1 हो जाएगा. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर जब एडी जाएगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये बताता है कि नाउ देयर वर ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड देयर वर नो रिसोर्सेज वर लेफ्ट टू प्रोड्यूस more. And then after, if AD is going to be increased, then there were no way to bridge up the gap between aggregate demand and aggregate supply, and in that situation only price will get raised. और उस स्थिति में केवल प्राइस राइज करते हैं. तो दैट इज जो ADF से ADF का ऊपर वाला पोजीशन है जब डिमांड बढ़ता है तो ये है एक्सेस डिमांड का समस्या. एक्सेस डिमांड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. इन्फ्लेशनरी गैप इज अ गैप बिटवीन ADF एंड ADF1. यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर मांग बढ़ती है तो ही केवल प्राइस राइज होते हैं. केन्स ने इसको यही कहा है कि जो मुद्रास्फीति है ये इन्फ्लेशनरी गैप यानी स्फीतिजनक अंतराल है और ये एक्सेस डिमांड ये इतना के बराबर मुद्रास्फीति है. और मुद्रास्फीति जब होगी यानी वस्तुओं की कीमत जब बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति को केन्स ने यही कहा है कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ सिचुएशन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट. पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रास्फीति नहीं आ सकती है. इसको केन्स ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है अपने केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि उन्होंने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जिनको एडी और एएस के बराबर माना वो एक्चुअली में अंडर एम्प्लॉयमेंट था.
अनफॉर्चुनेटली क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसी को फुल एम्प्लॉयमेंट मान रहे थे, लेकिन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो फिर 1929 की मंदी ही नहीं आती, ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता। तो 1929 में जो महान मंदी आई वो इस कारण से आई कि एडी और एएस में इक्विलिब्रियम नहीं होता था, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मान लेते थे कि एडी और एएस, जो आपका प्लान्ड एडी है वो आपके एएस के बराबर है, और यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, लेकिन केन्स आए और केन्स ने कहा कि नहीं, जो आपका एडी है वो परफेक्ट एएस के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि एडी एग्रीगेट डिमांड जो हम लोग करते हैं, एएस के बराबर जो आउटपुट होता है उतना के बराबर इनकम जनरेट होता है, और ये इनकम पूरा का पूरा आकर एडी पे खर्च नहीं होता है, इसलिए एडी एएस के बराबर नहीं है। क्यों नहीं खर्च होता है? क्योंकि कुछ मुद्रा जो है मॉनेटरी इनकम प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए लोग अपने मुद्रा इनकम में से विड्रॉल कर लेते हैं, और जितना के बराबर वो विड्रॉल कर लेते हैं मॉनेटरी इनकम को, उतना के बराबर एडी कम हो जाता है, और कम होने के कारण ये इसके बराबर नहीं होता है, और स्टॉक का क्रिएशन हो जाता है। और जब स्टॉक का क्रिएशन होता है तो यही स्टॉक बाद में मल्टीप्लायर इफेक्ट करके एक उद्योग से दूसरे उद्योग, दूसरे उद्योग से तीसरे उद्योग, और धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था को ग्रेट डिप्रेशन में ले लेती है, मंदी में ले लेती है। केन्स आए और कहे कि यहाँ जो डिफिशियंसी है एग्रीगेट डिमांड की, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मांगते थे, जो इनका रॉन्ग अप्रोच था। उसके बाद केन्स ने कहा कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी चाहता है तो उसे एग्रीगेट डिमांड के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और ये लोग नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक को जितना खर्च करना है वो कर चुकी है। नाउ द रेस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स और स्टॉक शुड बी परचेज बाय गवर्नमेंट, और जब सरकार परचेज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो ये अब एएस से मैच करेगा, और एग्रीगेट सप्लाई से जब ये मैच करेगा तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में हो जाएगी, यानी कि संपूर्ण उत्पादित वस्तुएं बाजार में बिक जाएंगी। लेकिन इस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर करा है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, मान लीजिए 100 करोड़ की, तो ये फिर फर्दर किसी भी, हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर का फिर फर्दर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जिसके कारण इनकम और बढ़ता है, और इनकम और बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इनकम रिजल्टेंट इन इंक्रीज इन डिमांड, और जैसे ही इनकम बढ़ेगा डिमांड फिर और बढ़ेगा। लेकिन इस बढ़े हुए डिमांड को अब पूरा करने के लिए फर्दर रिसोर्सेज नहीं है, और जिसके परिणाम स्वरूप अब एक ही रास्ता बचता है कि उपलब्ध वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होगी, और इसलिए ये एक्सेस डिमांड जो है, एक्सेस डिमांड के कारण देयर वर जनरल प्राइस राइज, and that situation was called inflationary situation, and the gap between ADF and ADF1 is known as inflationary gap. So that is the concept of excess demand or inflationary gap. Inflation, and it is very clear according to Keynes that inflation is only the situation after full employment. क्योंकि आपके यहां से कोई भूखा तब जाएगा जब आपके यहां, मान लो कि आज खाना बना, सब कोई खा लिया, फिर शाम में 3 बजे 4 बजे कुछ आदमी आ गए, क्या वो अब भूखे लौटेंगे? नहीं। ठीक है, खाना खत्म हो गया, लेकिन घर में चावल दाल सब्जी है, और फिर उनके लिए बन के उनको भी खाना हम खिला देंगे। लेकिन आदमी भूखा आपके यहां से तब लौटेगा जब आपके यहां अब फर्दर स्टॉक में कुछ नहीं है, न चावल है, न दाल है, न सब्जी है, तो मजबूरन वो आदमी वापस लगे। कि इट मीन्स दैट व्हेन इट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल रिसोर्सेज वर गेट इंगेज्ड एट दैट पॉइंट, यहां पर आपके सारे रिसोर्सेज इंगेज्ड हो चुके हैं, देयर वर नो फर्दर रिसोर्सेज लेफ्ट टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ गुड, एंड व्हेन देयर इज दैट सिचुएशन वर केम, दैट सिचुएशन वर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और इस स्थिति में अब अगर वस्तुओं का मांग बढ़ता है, किसी भी सामान का दाम बढ़ता है, तो अब वहां पर केवल प्राइस राइज होंगे, एंड दैट इज नोन एज एक्सेस प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड का समस्या है।
and that is situation also not assume good for economy. अब हम देखेंगे कि causes क्या है. Causes क्या है AD के? Causes of excess AD. Excess AD के causes क्या है? तो increase in government expenditure. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब इंक्रीज हो जाएगा तो जो है कि आपका एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाएगा तो आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा, और इनकम ज्यादा होने से तो फिर डिमांड ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा. दूसरा कॉजेज क्या है कि दूसरा कॉजेज है डिमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट. डिमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के कारण लोगों की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उपभोग की समान प्रवृत्ति है, वो बढ़ जाती है. और एमपीसी जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हम आवश्यक वस्तुओं के ऊपर प्रदर्शन प्रभाव के लिए दूसरे को अपने शक्ति का एहसास कराने के लिए जब हम खरीदारी करते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते हैं तो भी हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की समस्या पैदा हो जाती है. तीसरा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो जाता है तो भी आपका एक्सेस डिमांड हो जाएगा, यानी डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा. अब है कि ए डिक्रीज इन टैक्स रेट्स. अगर टैक्स रेट्स में कमी हो जाती है तो भी डिस्पोजेबल टैक्स रेट्स में कमी होने का क्या होता है परिणाम कि इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम. इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, और इस डिस्पोजेबल इनकम के में वृद्धि होने के कारण जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा लोगों का तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ेगा और एक्सेस डिमांड की समस्या पैदा होगी. दूसरा क्या है कि आपको अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाए, आपको इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स में भी वृद्धि कब होगी कि इंपोर्ट्स में जब वृद्धि होगी यानी जब हम एक्सेस डिमांड करेंगे वस्तु एवं सेवाओं का, तो दैट excess demand going to be bridged up or fulfilled by imports. And whenever there is increase in imports, it means there is outflow of monetary income to outside or other countries, and the level of demand were going to be increased, and in that situation the prices of general commodity were also going to be increased, and that is the situation of inflation, an inflationary situation. So that is the causes of excess demand. Causes of excess demand: demonstration effect, increase in government expenditure, increase in investment expenditure by private and as well as government sector, decrease in tax rates, increase in disposable income, and increase in imports. That is the 5 main reason behind increase in aggregate demand. तो aggregate demand excess, problem of excess or inflationary gap, या problem of excess demand or inflationary gap, it is a situation when aggregate effective demand became more than aggregate effective supply, or aggregate demand crosses its full employment level. Aggregate demand crosses its full employment level. It's happened when at the level of classical AD and AS, government make investment, government make expenditure to get a full employment level. तो गवर्नमेंट जब करती है खर्चा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को प्राप्त करने के लिए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो प्राप्त तो हो जाता है. गवर्नमेंट when government made investment or expenditure to get a full employment level, at that situation government easily find the full employment level, but due to that expenditure multiplier effect, the demand will further going to be rise, and that demand will never can be completed or matched with available supply, because after full employment का मतलब ये है कि there were no resources were left. So in that situation, when government expenditure, the demand were going to be rise again, and
that demand were not going to be fulfilled by any supply because there were no further resources, and in this situation there were a gap arise between AD and ADF1, and that is known as excess demand, and the problem is known as inflation situation, and the gap is known as inflationary gap. So that situation also, so in a economy was suffer from either two situation, inflation or deflation, or it may be remain in equilibrium situation but for a very little bit moment. But mostly economies suffer from either inflation or deflation, but both situations were not assumed as good for economy, and both situation try to be controlled by government through its monetary and fiscal policy, which is seen in later stage. And the causes of increased AD or AS is 5 points: either increase in government expenditure, increase in demonstrative effect, increase in investment expenditure, decrease in tax rates. टैक्स रेट में डिक्रीज होने का होगा कि इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा, लोगों की खर्च करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, और इंक्रीज इन इंपोर्ट्स. In that way, I hope that you all understand the concept of inflationary gap or excess demand. In next video, we are going to be describe the consequence of excess demand and what is the solution for this problem of economy. Till then, bye. Stay home, safe home.